स्टार्ट करते हैं बेटा टॉर्क वाले क्वेश्चंस, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, और इसमें आपके तीसरे वो इक्वेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन के क्वेश्चंस भी हैं। सो तीन तरह के क्वेश्चंस हैं इसमें। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है फाइंड द टॉर्क एक्टिंग ऑन द शिप इन फिगर दिस अबाउट द सेंटर ऑफ प्रेशर, द वेट ऑफ द शिप इज इतना। सेंटर ऑफ प्रेशर, इस डायग्राम पे जरा ध्यान से देखो, मैं इसको ब्लॉक की फॉर्म में बना देता हूं सो दैट कि आपको विजिबिलिटी प्रॉपर हो जाए। ये ब्लॉक की फॉर्म में है। वेट ऑफ द शिप सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगता है, ये लग रहा है वेट ऑफ द शिप, और प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर दिया हुआ है यहां पे, ये पॉइंट है, ये है सेंटर ऑफ प्रेशर, और दोनों के बीच में जो गैप है, दोनों के बीच में जो गैप है वो ये दिया हुआ है, और ये गैप कितना दिया हुआ है 1.2 मीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना दिया हुआ है वेट के बराबर, वेट कितना है 5 इंटू 10⁷ न्यूटन, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 1.2, आंसर आ गया 6 इंटू 10⁷ न्यूटन मीटर। पहला क्लियर? पहला क्लियर। ये सबका हो भी क्या होगा आई गेस। आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ये है इंटरेस्टिंग, इस टाइप का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। करने के बाद मैं रुक जाऊंगा, आपको टाइम दूंगा लिखने का, पहले समझने पे प्रॉपर ध्यान दीजिए। आपको बोला एक सिस्टम है, इस डायग्राम को नीचे ले आता हूं, आपको बोला एक सिस्टम है सेट स्क्वायर, एक सेट स्क्वायर दिया हुआ है, ये सिस्टम है। इस सिस्टम में आपको बोला कि एक तरफ आपने कुछ वेट लगा दिया, एक तरफ आपने मास लगा दिया 3 ग्राम का। ये कैपिटल एम जो है ये 3 ग्राम्स दिया हुआ है। कहता है स्मॉल एम कितना रखूं कि ये सिस्टम हॉरिजॉन्टल रहे। इस तरफ मैंने मास किया तो ये ऑब्वियसली इधर झुकना चाहिए, पर मेरे को इधर भी कोई मास लगाना पड़ेगा ताकि मैं इसको स्ट्रेट कर सकूं। स्ट्रेट करने के लिए मुझे टॉर्क कितनी करनी होगी? 0। टॉर्क 0 करने के लिए आप क्या दिमाग लगाओगे? दोनों का टॉर्क लोगे इस ए के अबाउट। ये हो गई एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहां तक बात समझ में आती है? पहले ये बताओ, ये जो मैंने अभी तक बोला ये बात समझ में आई सबको? ठीक। अब मास, इसका कोई लेंथ वगैरह दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। एंगल्स दिए हुए हैं 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। ये एंगल है 60 डिग्री, ये एंगल दिया है 60 डिग्री, और दूसरा एंगल दिया है 30 डिग्री। ओके, अब डिस्टेंसेस निकालने पड़ेंगे बेटा। तो अब मैंने इस डिस्टेंस को मान लिया x, इस डिस्टेंस को मान लिया y। x और y का रिलेशन है मेरे पास, x अपॉन y। क्या होगा अगर मैं 60 डिग्री एंगल लेता हूं तो x हो गया बेस और हाइप और परपेंडिकुलर हो गया y। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया cot 60। cot 60 होता है 1/√3। तो x और y का रिलेशन है मेरे पास 1/√3। क्या ये बात समझ में आती है? अब आप ट्राइंगल्स कंसिडर कीजिए। आपको चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैंने इस डिस्टेंस को मान लिया d1 और ये डिस्टेंस मान लिया d2। ट्राइंगल कंसिडर कीजिए सबसे पहले, ये वाला ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में d1 निकाल रहा हूं। d1 कैसे निकालूंगा? d1 अपॉन x, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हुआ? cos 60। सो d1 हो गया x इंटू हाफ, रख लो। इसी तरह से अब दूसरा ट्राइंगल लो, राइट साइड वाला, ये ट्राइंगल। इस ट्राइंगल से d2 निकालो, इस ट्राइंगल से d2 निकालो। d2 अपॉन y, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये भी हुआ cos 30 √3/2। तो d2 आ गया y √3/2।
नंबर 3, अब आप इक्विलिब्रियम की कंडीशन लिखिए, फॉर सिस्टम टू रिमेन हॉरिजॉन्टल, जो m1g है इसकी टॉर्क लगेगी क्लॉकवाइज, जो ये कैपिटल mg है इसकी टॉर्क लगेगी एंटी क्लॉकवाइज। टोटल टॉर्क हो गई -mg इंटू d1 d2 प्लस कैपिटल mg इंटू d1। क्या ये बात समझ में आती है? इस mg की वजह से क्लॉकवाइज तो नेगेटिव, इस mg की वजह से एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव, और टोटल टॉर्क क्या होनी चाहिए? 0। क्या ये बात समझ में आती है? G से G कैंसिल, इसको राइट साइड ले जाओ, आपके पास आया m इंटू d2 इज कैपिटल M इंटू d1। वैल्यूज डालो, कैपिटल M की वैल्यू है 3 ग्राम्स, d1 की वैल्यू है x/2, d2 की वैल्यू है y√3/2, और ये हुआ m। 2 से 2 कैंसिल, m की वैल्यू आई, 3 से √3 कैंसिल, √3 x/y। अब x/y की वैल्यू 1/√3 फर्स्ट इक्वेशन से, तो मेरे पास आंसर आया 1 ग्राम। तो जो स्मॉल m है वो कितना होना चाहिए? 1 ग्राम। क्या ये सिचुएशन सबको समझ में आती है? एक बार दोबारा, हमें टॉर्क के लिए डिस्टेंस नहीं चाहिए होता, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होगा, तो ये d1 चाहिए और d2 चाहिए। d1 और d2 को x और y की टर्म्स में निकाला और x y का रिलेशन मेरे पास था, सब्स्टिट्यूट किया, आंसर आ गया। क्या समझ में आता है सबको? प्लीज इसको अपने हाथ से लिखिए, ये बहुतों का डाउट होगा। प्लीज इसको अपने हाथ से, कोई स्टेप नहीं आए तो अभी पूछिए, 2-3 मिनट है आपके पास। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड। ये भी जिस पे स्टार लगाता जा रहा हूं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सॉल्व्ड एग्जांपल एनसीईआरटी का। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ मेटल बार 70 सेंटीमीटर लॉन्ग and 4 kg in mass is supported on 2 knife edges placed 10 centimeter from the end। मेरे पास एक मेटल बार है, छोटी सी होगी, ये क्या बन गया, कोई बात नहीं, एक मिनट। एक मेटल बार है बेटा आपके पास 70 सेंटीमीटर लंबी, 70 सेंटीमीटर लंबी। इधर आपने 2 नाइफ एजेस लगा दिए 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच एंड, 10 सेंटीमीटर, टोटल 70 सेंटीमीटर है। आपको बोल रहा है 6 kg वेट इज सस्पेंडेड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड। यहां पे आपने 6 kg का मास रख दिया 30 सेंटीमीटर दूर, 30 सेंटीमीटर दूर, और इसका अपना वजन है 4 kg, वो बीच में लगेगा 4g 35 सेंटीमीटर दूर। यहां तक डाटा समझ में आता है? पहले ये बताओ, ये बार थी, मेटल बार थी 70 सेंटीमीटर की, 30 सेंटीमीटर कॉर्नर से एक 6 kg का मास रखा, 10 सेंटीमीटर दोनों कॉर्नर से 2 सपोर्ट दिए हैं, और 4 किलोग्राम बिल्कुल मिडल में लग रहा है। क्या यहां तक बात सबको समझ में आती है? Yes, sir. अब फोर्सेस मार्क करता हूं, एक ये प्रोवाइड करेगा नॉर्मल रिएक्शन, एक ये प्रोवाइड करेगा नॉर्मल रिएक्शन, एक ये लगाएगा 6g। अब इक्विलिब्रियम पे आओ, पहले आ जाते हैं लीनियर इक्विलिब्रियम। लीनियर इक्विलिब्रियम की अगर बात करते हैं तो लीनियर इक्विलिब्रियम के लिए क्या बताया था आपको? लेफ्ट इक्वल टू राइट, अप इक्वल टू डाउन। या लेफ्ट राइट नहीं है, सिर्फ अप डाउन है, तो आप क्या लगाओगे? अप इक्वल टू डाउन। तो n1 प्लस n2 इक्वल टू 10g। पहली इक्वेशन क्लियर सबको? n1 प्लस n2 इक्वल टू 10g। आ जाते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे। रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए आपने 4 किलोग्राम को एक्सेस मान लिया,
फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, टॉर्क देखते हैं। N2 की वजह से एंटी क्लॉकवाइज प्लस लिख दिया, 4 किलोग्राम का जीरो हो गया क्योंकि अलोंग द एक्सेस है, 6 kg की वजह से एंटी क्लॉकवाइज, N1 की वजह से क्लॉकवाइज। क्या ये डायग्राम्स में क्लियर होते हैं बेटा? सो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए टोटल टॉर्क हो गई जीरो, टोटल टॉर्क कितनी हुई? प्लस N2 इंटू ये गैप हो गया 25 सेंटीमीटर, 35 में से 10 कम, फिर 4g इंटू 0, फिर प्लस 6g इंटू 5, फिर माइनस N1 इंटू 25। टोटल टॉर्क चाहिए जीरो, तो आपके पास आया 25 N2 माइनस 25 N1 प्लस 30g इक्वल टू जीरो। एना दोनों नु राइट साइड पे ले जाओ, N2 माइनस N1, यानी सॉरी राइट साइड जाएंगे तो N1 माइनस N2 आपके पास आ गया 25 से डिवाइड, 6/5 1.2 G। नंबर 2 सॉल्व करो फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट है N1 प्लस N2 इक्वल टू 10G, सेकंड है N1 माइनस N2 इक्वल टू 1.2 G। दोनों को ऐड करो, 2N1 इज इक्वल टू 11.2 G, तो N1 आ गया 5.6 G न्यूटन। इसी तरह से N2 आ जाएगा, दोनों को सबट्रैक्ट करो, 2N2 इक्वल टू 8.8 G, तो N2 आपके पास आ गया 4.4 G न्यूटन। G की वैल्यू डालिए, आंसर निकालिए। क्या ये समझ में आता है सबको? एक और देख लो, फिर दोनों लिखने का टाइम दूंगा। अगला भी इसी पैटर्न पे है, बट ये एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल में नहीं है पर ये क्वेश्चन है। प्लीज ध्यान से देखिए। मैं एक काम करता हूं, इस डायग्राम को नीचे ले आता हूं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और ये अगर आएगा तो ये 5 मार्कर क्वेश्चन की फॉर्म में आएगा, 5 मार्कर क्वेश्चन की फॉर्म में आएगा ये, अगर आया तो 3 में भी आ सकता है, पर ज्यादा चांसेस 5 मार्कर के हैं। साथ में कुछ थ्योरी वेरी पूछ लेते हैं। सो ये सिचुएशन आपको दी है। अब इस सिचुएशन में आपको बोल रहा है कि ये स्टेशनरी है सिस्टम, ये स्टेशनरी होगा तो सारी फोर्सेस बैलेंस करेंगी। फोर्सेस बैलेंस करने का मतलब नेट फोर्स भी जीरो होगी और नेट टॉर्क भी जीरो होगा, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो फोर्सेस पे आते हैं कि पहले कौन कौन सी एक्ट करेंगी। इधर मान लिया टेंशन T1, इधर मान ली टेंशन T2, स्ट्रिंग में टेंशन लगेगी, एक वेट लगेगा। कंपोनेंट्स बनाओ, इस एंगल को मैंने मान लिया θ1 और ये एंगल का नाम दे दूंगा θ2। तो ये θ2, तो ये θ2। T2 के कंपोनेंट्स T2 cos θ2, T2 sin θ2। T1 के कंपोनेंट्स ये θ1, तो ये हो गया θ1, ऊपर हो गया T1 cos θ1 और लेफ्ट हो गया T1 sin θ1। फोर्सेस सारी क्लियर है सब बच्चों को? फोर्सेस सबको क्लियर है? वेट नीचे एक्ट कर रहा है, दो स्ट्रिंग्स में टेंशन है, टेंशन के कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हमने मार्क कर लिए हैं। अब θ1 और θ2 की बात करते हैं। θ1 37 डिग्री 36.9 दिया हुआ है, तो साइन θ1 साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5। cos θ1 cos 37 होता है 4/5। 53 डिग्री cos 53 होता है 3/5। cos 53 होता है 3/5, तो cos θ2 हो गया 3/5 और sin 53 होता है 4/5, तो sin θ2 हो गया 4/5। ये वैल्यूज गिवन है क्वेश्चन में। अब आ जाते हैं इक्विलिब्रियम पे। पहली बात लीनियर इक्विलिब्रियम। लीनियर इक्विलिब्रियम, लीनियर इक्विलिब्रियम के लिए अब दो इक्वेशंस बनेंगी।
लेफ्ट इक्वल टू राइट, अप इक्वल टू डाउन। तो पहले लेफ्ट इक्वल टू राइट करते हैं, T1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू T2 साइन थीटा 2। वैल्यू डालो, T1 साइन थीटा 1 की वैल्यू कितनी है 3/5 इज इक्वल टू T2 साइन थीटा 2 की वैल्यू 4/5। 5 से 5 कट गया, पहली इक्वेशन। अप इक्वल टू डाउन बनाओ, T1 cos थीटा 1 प्लस T2 cos थीटा 2 इक्वल टू W। cos थीटा 1 is 4/5, so T1 into 4/5 plus T2 into 3/5 equal to W. So 4T1 plus 3T2 equal to 5W number 2। ये दो इक्वेशंस क्लियर है बेटा। अब आ जाते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे। रोटेशनल इक्विलिब्रियम, मैं यहां डायग्राम दोबारा बना रहा हूं। ये बीम की बात करते हैं, इधर लग रहा है W D डिस्टेंस पे, तो ये डिस्टेंस हो गया 2 माइनस D। इधर ऊपर टेंशन, इधर टेंशन, इधर टेंशन, इधर टेंशन। अब जरा वो बनाओ, ये हो गई एक्सेस, इसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, इसकी वजह से क्लॉकवाइज नेगेटिव, वेट की वजह से कुछ नहीं, इसकी वजह से कुछ नहीं, इसकी वजह से कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है ना। थीटा कितना हो गया 0 डिग्री, तो टॉर्क नहीं एक्ट करेगी, तो सिर्फ इन दोनों की वजह से टॉर्क एक्ट करेगी, T2 cos थीटा 2 और T1 cos थीटा 1 की वजह से। सो फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम टॉर्क क्या होनी चाहिए 0, वो किसके बराबर T2 cos थीटा 2 इंटू 2 माइनस D माइनस T1 cos थीटा 1 इंटू D। तो आपके पास आया T2 cos थीटा 2 की वैल्यू 3/5 इंटू 2 माइनस D इज इक्वल टू T1 cos थीटा 1 की वैल्यू 4/5 इंटू D। 5 से 5 कट गया, ये हो गई तीसरी इक्वेशन। अब आप फर्स्ट इक्वेशन से पकड़ो, फर्स्ट एंड थर्ड इन दोनों को डिवाइड कर दो, सेकंड इक्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डिवाइडिंग थर्ड बाय फर्स्ट, थर्ड को फर्स्ट से डिवाइड करो, राइट साइड T1 इंटू 4 इंटू D, इसको डिवाइड करो इसके T1 इंटू 3 से, और इधर T2 इंटू 3 इंटू 2 माइनस D, ये भी डिवाइड करो T2 इंटू 4 से, इससे T1 T2 कैंसिल हो गए। आपके पास आया 16D इज 9 इंटू 2 माइनस D, तो 16D इज 18 माइनस 9D, सो 25D इज इक्वल टू 18, तो D आ गया 18/25, आंसर आया 0.72 मीटर्स। क्या ये क्लियर है? मेथड समझ में आया? इट्स अ 5 मार्कर क्वेश्चन। अपने हाथ से एक एक चीज इसकी लिखिए, इसकी और पिछले वाले की। अगर कोई भी शक है तो अभी पूछिए, प्लीज अपने हाथ से लिखिए। 5-7 मिनट का टाइम है आपके पास। दोनों क्वेश्चंस एक एक चीज ध्यान से सोच के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, इसी पैटर्न पे है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बोला, ये भी एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, 6th भी एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ये सारे बढ़िया क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ कार वेज 1800 किलोग्राम। एक कार है 1800 किलोग्राम वजन की। डिस्टेंस बिटवीन इट्स फ्रंट एंड बैक एक्सिल इज 1.8 मीटर्स। ये कार है 1.8 मीटर लेंथ की, ये कार है 1.8 मीटर लेंथ की। फ्रंट एंड बैक एक्सेल, एक्सेल पे 2 टायर्स होते हैं, फ्रंट और बैक, दोनों के बीच में गैप है 1.8 मीटर्स का। दोनों एक्सेल के बीच में गैप है 1.8 मीटर का। वेट बिल्कुल मिडिल में लगेगा, मिडिल में नहीं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, 1 मीटर बिहाइंड द फ्रंट एक्सेल। यहां पे वेट लगेगा 1800 G, 1800 G, mg, यहां पे लगेगा वेट। अब जो दोनों टायर्स होंगे
वो नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करेंगे, ये टायर आगे वाले प्रोवाइड करेंगे 2n1, ये प्रोवाइड करेगा 2n2, ये गैप है 1 मीटर, 1 मीटर बोला ना, नहीं 1.05 मीटर, ये गैप है 1.05 मीटर और ये गैप है 0.75 मीटर्स। अब दोनों इक्विलिब्रियम की कंडीशंस बनाओ। फॉर लीनियर इक्विलिब्रियम क्या बनेगा? फॉर लीनियर इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी अप इक्वल टू डाउन, 2n1 प्लस 2n2 इक्वल टू 1800 G, सो n1 प्लस n2 इक्वल टू 900 G। पहली इक्वेशन सबको क्लियर? फर्स्ट इक्वेशन इज क्लियर टू एवरीवन? सेकेंड इक्वेशन पे आते हैं। सेकेंड इक्वेशन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट लो, n2 का एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, n1 का क्लॉकवाइज नेगेटिव, इसका क्लॉकवाइज नेगेटिव। सो फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए टोटल टॉर्क होनी चाहिए 0। टोटल टॉर्क हो गई 2n2 इंटू 0.75 माइनस 2n1 इंटू 1.05, टोटल सम किसके बराबर? 0 के बराबर। तो इक्वेशन क्या बनी? n2 इंटू 0.75 इज n1 इंटू 1.05। सो इक्वेशन आई n1 या n2 इक्वल टू 105 by 75, 5 से काटो 21 by 15, 3 से काटो 3 से काटो 15 से ही कट रहा था वैसे, 15 इंटू 9, 15 इंटू 7, 15 इंटू 5, 7 by 5 n1 नंबर 2। सब्सटीट्यूट करो सेकंड को फर्स्ट में, अब सॉल्विंग करनी है। सब्सटीट्यूट करो सेकंड को फर्स्ट में, n1 प्लस n2, n1 प्लस 7 by 5 n1 इज 900 G, 7 5 12, 12 by 5 n1 इज 900 G। तो n1 की वैल्यू कितनी आई? 4500 by 12 इंटू G न्यूटन। कैलकुलेशन कर लीजिएगा। n2 कितना आ जाएगा? 7 by 5 ऑफ दिस, सो 7 by 5 ऑफ 4500 by 12 G न्यूटन। कैलकुलेशन हो जाएगी। लॉजिक समझ में आ गया सब बच्चों को? अब मैंने यहाँ 2n1 और 2n2 क्यों लिया? एक्सेल मतलब चक्का, हर चक्के पे 2 टायर्स होते हैं, तो दोनों सपोर्ट देंगे, तो दोनों टायर्स का नॉर्मल रिएक्शन, एक का n1 दूसरे का n1, दूसरे एंड पे एक का n2 दूसरे का n2, इसीलिए मैंने 2n1 और 2n2 लिया। क्या ये समझ में आता है? प्लीज अपने हाथ से करिए इसको, कोई स्टेप नहीं आता अब भी पूछिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6 नंबर। मीटर स्टिक इज बैलेंस्ड, अगेन एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माइंड इट। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं इनमें से। मीटर स्टिक इज बैलेंस्ड ऑन अ नाइफ एज एट सेंटर। ये एक मीटर स्टिक है, क्योंकि वो बिल्कुल मिडल में बैलेंस्ड है, इसका मतलब वेट उसका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। सिंस मीटर स्टिक is balanced at the middle, therefore mass is uniformly distributed। मास जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। 2 coins each of mass 5 gram are put one on top of the other at 12 centimeter mark। ये मीटर स्टिक है बेटा, 1 मीटर लंबी, इसका वेट बिल्कुल मिडल में एक्ट करेगा। mg, m नहीं पता, 50 सेंटीमीटर। आपको बोला 5 ग्राम के 2 कॉइन्स आपने
12 सेंटीमीटर मार्क पे रख दिए, मतलब 10 ग्राम रख दिया यहाँ पे, तो वेट नीचे लगेगा 10g। सब कुछ CGS यूनिट्स में चलूंगा। 10g, और ये कितने सेंटीमीटर दूर है? 12 सेंटीमीटर दूर है, 12 सेंटीमीटर दूर। द स्टिक इज फाउंड टू बी बैलेंस्ड एट 45। अब वो 45 पे बैलेंस हो रही है, यहां पे बैलेंस्ड हो रही है, मतलब ये हो गया न्यू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सिंस स्टिक is balanced at 45 centimeter after placing coins, therefore combined center of gravity of stick and coins is at 45 सेंटीमीटर। तो ये सिस्टम यहां दोबारा बना देता हूं, तो ये सिस्टम कुछ ऐसा बनेगा। टॉर्क कितना हो जाएगा? ये गैप कितना हो जाएगा? ये गैप होगा 5 सेंटीमीटर, और ये गैप कितना हो जाएगा? 45 में 12 गए, 33 सेंटीमीटर। सो टॉर्क कितना हुआ? टॉर्क हुआ इसकी वजह से क्लॉकवाइज और इसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज, -mg इंटू 5 और +10g इंटू 33, टोटल टॉर्क 0। तो g से g कट गया, 5m इक्वल टू 330, तो मास कितना हो गया? 66 ग्राम्स। क्या ये क्लियर है? तो ये जो रॉड है इसका वजन कितना हुआ? 66 ग्राम्स। क्या ये सबको समझ में आता है बेटा? Yes, sir. दोबारा क्यों ऐसा किया मैंने? 45 के अबाउट क्यों लिया? क्योंकि जब वो सेंटर पे था तो वो मिडल में बैलेंस हो रहा था, तो यहाँ पे टॉर्क 0 थी। अब वो यहाँ पे टॉर्क 0 नहीं हो रही है, अब आगे टॉर्क 0 हो रही है। आपको बोला इट इज बैलेंस्ड एट 45। बैलेंस्ड एट 45 मतलब जहां बैलेंस होता है वो क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब कंबाइंड सिस्टम का कितना होगा? 45 सेंटीमीटर पे। तो वहां पे टोटल टॉर्क को आप क्या कर दोगे? 0। क्लियर ये सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन 7, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट, और आई गेस ये हर बच्चे का डाउट होगा, ये हर बच्चे का डाउट होगा। एनसीईआरटी का सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। करने के बाद मैं साइड हो जाऊंगा, आप लिख लेना। अ 3 मीटर लॉन्ग लैडर weighing 20 kg leans on a frictionless wall। ये वॉल है बेटा, फ्रिक्शनलेस वॉल है। 3 मीटर की लैडर इस पे लीन कर रही है, 3 मीटर की लैडर इस पे लीन कर रही है, 3 मीटर की लैडर इस पे लीन कर रही है। Its feet rest on floor 1 meter from the wall। ये 1 मीटर डिस्टेंस है। इसका वजन दिया है 20 kg, तो वेट कहां एक्ट करता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, बिल्कुल मिडल में। नीचे एक्ट करेगा 20g। क्या ये बात समझ में आती है? यहां तक बात समझ में आती है सबको? Yes, sir. अब फोर्सेस कौन कौन सी एक्ट करेंगी? फोर्सेस इनके अलावा एक होगा वॉल पे नॉर्मल रिएक्शन, एक होगा बेस पे नॉर्मल रिएक्शन, और एक होगा फ्रिक्शन बेस पे। वॉल फ्रिक्शनलेस है, बेस थोड़ी ना फ्रिक्शनलेस है, क्योंकि अगर बेस फ्रिक्शनलेस होता तो ये स्लिप करके आगे जाती, 100% आगे जाती, पर उसने स्लिप नहीं हो रही, रेस्ट पे है, मतलब यहां पे फ्रिक्शन होगा। क्या सारे फोर्सेस की डायरेक्शन सबको क्लियर है? क्या बोला दोबारा? वॉल पे ऐसे लगी हुई है तो वॉल पे नॉर्मल रिएक्शन बाहर की तरफ मिलेगा, बेस पे वजन लगता है तो उसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, स्लिपिंग से रोकने के लिए फ्रिक्शन। ये सारी फोर्सेस क्लियर है? अब आ जाते हैं इसके कंडीशंस पे। फॉर लीनियर इक्विलिब्रियम, लीनियर इक्विलिब्रियम के लिए
लेफ्ट इक्वल टू राइट, अप इक्वल टू डाउन। लेफ्ट राइट कौन सी फोर्सेस हैं? लेफ्ट पे है N1, राइट पे है F। N1 इक्वल टू F। अप इक्वल टू डाउन, अप कौन सा है? N2, डाउन क्या है? 20G। N2 इक्वल टू 20G। दो इक्वेशंस क्लियर हो गई? दो इक्वेशन सबको क्लियर है? आ जाते हैं थर्ड इक्वेशन पे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे। ये समझिएगा ध्यान से, फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम मैंने एक्सेस अब थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, ध्यान देना, मेरे को देखना। ऐसे सीढ़ी लगी हुई है, मैं सीढ़ी पे ऊपर चढ़ना चाहता हूं, तो सीढ़ी जब गिरेगी तो ये ऐसे गिर सकती है ना, ऐसे बाहर की तरफ, मतलब ये सीढ़ी ऐसे है, तो ये जब गिरेगी तो ये ऐसे गिर सकती है, ऐसे, तो ये एक्सिस हो गई। सो एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर and passing through A. इस A पॉइंट से ऐसे बाहर निकलती हुई एक्सिस होगी। अब इस पे टॉर्क कितनी हो जाएगी रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए? फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम टॉर्क कितनी होगी? ध्यान देना, डिस्टेंसेस पे ध्यान देना, ये डिस्टेंस हो गया हाफ मीटर, इजंट इट? इस एक्सिस से डिस्टेंस हो गया हाफ मीटर, और N1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हुआ? ये N1 है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया ये 1, ये 3, तो ये आया अंडर रूट ऑफ 9 - 1, 2√2 मीटर। तो ये डिस्टेंस हुआ 2√2 मीटर। दोबारा समझो, जो 20G है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, उसका एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हुआ? हाफ मीटर। जो N1 है उसका एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हुआ? 2√2 न्यूटन। तो इधर टोटल टॉर्क कितनी हुई? 20G का क्लॉकवाइज और N1 का एंटी क्लॉकवाइज। सो N1 इंटू 2√2 माइनस 20G इंटू हाफ, टोटल टॉर्क हो गया 0। सो N1 इंटू 2√2 इज इक्वल टू 10G। सो N1 आ गया 5G/√2 न्यूटन। N1 N2 दोनों आ गए, फ्रिक्शन भी आ गया, मतलब आपके पास नेट फोर्स एट टॉप ऑफ द लैडर, पे फोर्स कौन सी है? N1, उसका आंसर आया 5G/√2 न्यूटन। नेट फोर्स एट बॉटम ऑफ लैडर वो हो गया अंडर रूट ऑफ, क्योंकि दो फोर्सेस एक्ट कर रही है, रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, N2 स्क्वायर प्लस F स्क्वायर। N2 की वैल्यू कितनी है? 20G का स्क्वायर प्लस F की वैल्यू कितनी है? N1 कितना है? 5G/√2। कैलकुलेशन कीजिए, आंसर। मेथड समझ में आ गया? मेथड समझ में आया? ध्यान से इसको शांत दिमाग से सोच के, माइंडेड, इसमें एक्सेस मैं यहां बोर्ड पे नहीं बना सकता। एक्सेस कौन सी है? ये अंदर की तरफ जाती हुई है। इस एक्सेस के अबाउट इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया हाफ, और इस फोर्स का इस एक्सेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ 2√2। ये अंदर की तरफ जाती हुई एक्सेस होगी, 3 डायमेंशन में अंदर घुसती हुई एक्सेस, वो होगी इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन। प्लीज ध्यान से लिखिए, कोई स्टेप नहीं समझ में आता अभी पूछिए। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है फ्रॉम अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस r, a circular hole of radius r/2 is cut out. Find the center of gravity of the remaining disk. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए क्या बताया था आपको? ध्यान है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए क्या करते हैं? टॉर्क का कॉन्सेप्ट लेते हैं। ये आपके पास है एक बड़ा सा, अब एक छोटा बेबी लो, दक्षिश जैसा, दक्षिश एक छोटा सा होल लेते हैं, ये रहा एक छोटा सा होल लिया हमने, क्यूट बेबी सा। अब
ये हो गया इसका कंबाइंड सेंटर ऑफ मास, ये है ये सेंटर ऑफ मास, ये कंबाइंड सेंटर ऑफ मास है। इसका रेडियस है r/2, ओवरऑल रेडियस बड़े वाले का r। ये सिचुएशन दी है। अब आ जाते हैं मासेस पे। लेट मास पर यूनिट एरिया, इसको मान लिया स्मॉल m, इसको बोला फर्स्ट सेक्शन, इसको बोला सेकंड सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन का मास हुआ पाए r/2 का स्क्वायर इंटू m। सेकेंड सेक्शन का मास निकालने के लिए पहले टोटल निकालना पड़ेगा। टोटल मास हो गया पाए r² m। सो m2 कितना हुआ 3/4 पाई r² m। ये आपके पास आ गए मासेस। अब आ जाते हैं इससे आगे की कहानी पे। आगे की कहानी क्या करेंगे? आगे की कहानी ये हो गया कंबाइंड सेंटर। फर्स्ट का सेंटर डिस्टेंस है r/2, सेकंड का सेंटर डिस्टेंस आई डोंट नो। तो क्या बताया था आपको मैंने? m1d1 इज इक्वल टू m2d2। इसको टॉर्क वाइज लिखना चाहो तो कैसे लिखते हैं? इधर लगेगा m1g, इधर लगेगा m2g, और ये हो गई एक्सिस। इसका हो गया क्लॉकवाइज, इसका हो गया एंटी। टोटल टॉर्क क्या होगा? 0, मतलब माइनस m1g इंटू r/2 प्लस m2g इंटू डिस्टेंस इक्वल टू 0। g से g कट गया तो आपके पास d कितना आया? m1 अपॉन m2 इंटू r/2। m1 अपॉन m2 दोनों को डिवाइड करो, पाई से पाई कट गया, r² से r² कट गया, m² से m² कट गया। 3 ये हो गया 1/4 डिवाइडेड बाय 3/4, तो 1/3 इंटू r/2। आंसर आ गया r/6। क्या ये क्लियर है सब बच्चों को? ये तो आ गया होगा आई गेस आपका। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। ये सबका आ गया ना? इसको कलर बदल देते हैं, दिख जाएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब आसान आसान क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ क्वेश्चन क्या बोला? नाइन्थ बोला एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास इतना मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस इतना, स्पीड इतना, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम सिंस इलेक्ट्रॉन is moving in a circular path, तो थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। थीटा किसके बीच में होता है? एंगल बिटवीन मोमेंटम एंड रेडियस। सो आपके पास एंगुलर मोमेंटम होता है r क्रॉस p। तो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड हो गया rp sin थीटा। r कितना है नहीं पता है, mv sin थीटा हो गया 1 mvr। मास कितना इलेक्ट्रॉन का? 9.1 इंटू 10⁻31। वेलोसिटी कितनी? वेलोसिटी 2.2 इंटू 10⁻6। और r की वैल्यू 0.5 इंटू 10⁻10। सो आंसर आपके पास सॉल्व करके आ जाएगा अराउंड 10⁻34 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। मेथड क्लियर है सबको 9th का? आ जाते हैं 10th पे। अब आसान आसान क्वेश्चन है सारे। कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ नेपट्यून अराउंड द सन। ये है जी सूर्य देवता, इसके चारों तरफ नेपट्यून भैया घूम रहे हैं, उनका एंगुलर मोमेंटम निकालना है। एंगुलर मोमेंटम सर्कुलर पाथ में होता है mvr। अब इसमें आपको नेपट्यून का टाइम पीरियड दिया हुआ है, वेलोसिटी नहीं दी हुई, तो v को डालो r ओमेगा, बिकॉज v क्या होता है? r ओमेगा। रिलेशन बन गया mr² ओमेगा। ओमेगा कितना होता है? 2 बाई टाइम पीरियड। हमें टाइम पीरियड की फॉर्म में रिश्ता चाहिए होगा। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। मास कितना दिया है? 10⁻29 ग्राम्स। सब कुछ सीजीएस में ही है क्योंकि इसमें आंसर रिजल्ट भी सीजीएस में दिया हुआ है। सो 10⁻29 रेडियस 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 5 इंटू 10⁻14 इसका स्क्वायर इंटू 2 डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड। टाइम पीरियड दिया है 5 इंटू 10⁻9।
निकल जाएगा आंसर बेटा। इसके यूनिट्स क्या होंगे, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। कैलकुलेशन हो जाएगी बेटा छोटी सी। क्लियर, मेथड समझ में आ गया सबको? क्योंकि मुझे टाइम पीरियड दिया हुआ था इसीलिए मैंने ओमेगा की टर्म्स में लिखा, मुझे वेलोसिटी नहीं पता थी। तो ओमेगा की टर्म्स में लिखने के लिए v को मैंने क्या डाला, आर ओमेगा, और वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। गॉट इट एवरीवन? आ जाते हैं 11th पे। इसकी कैलकुलेशंस बहुत लंबी हैं। कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्फेरिकल अर्थ रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस। ये हमारी धरती माता, जय जय करो सब लोग। अब ये अपनी एक्सिस पे रिवॉल्व कर रही है, ये एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। अगर किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही होती तब लगता MVR। अब ये पॉइंट के अबाउट नहीं, अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है। जब अपनी एक्सिस पे रोटेशन होता है तो अभी आगे आप पढ़ोगे एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है I ओमेगा, L इज इक्वल टू I ओमेगा। ये आगे आएगा, ये आगे का फॉर्मूला यूज हो रहा है इसमें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वेश्चन में गिवन है 2/5 mr स्क्वायर ओमेगा। ये फॉर्मूला आगे का यूज होगा बेटा। तो अभी इसको आप छोड़ सकते हो, सिर्फ अभी लर्न कर लो, 1-2 क्लास में हम पहुंच जाएंगे उस पे। मास कितना दिया हुआ है, 5.98 इंटू 10 टू पावर 24 कर दो केजी में कन्वर्ट करने के लिए। रेडियस ऑफ अर्थ दिया है 9.37 इंटू 10 टू पावर 6 mr स्क्वायर, और ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाय टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ऑफ अर्थ होता है 24 आवर्स, अपनी एक्सिस पे रोटेशन का 24 आवर्स। 1 आवर में 60 मिनट्स, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स। ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी गंदी सी, इससे आंसर आएगा। बट फॉर द टाइम बीइंग आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, इसमें आगे की फॉर्मूला लग रहे हैं जो हमने अभी नहीं किया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। A motor runs at 20 revolutions per second. ओमेगा दे दिया 20 revolutions per second। ओमेगा के जो SI यूनिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रेडियंस पर सेकेंड। तो 20 इंटू 2 पाई रेडियंस पर सेकेंड, ये हो गए ओमेगा की वैल्यू। इट सप्लाइज अ टॉर्क ऑफ 75 न्यूटन मीटर। 75 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। व्हाट इज द हॉर्स पावर, पावर निकालना है। अगर लीनियर मोशन होता है तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। रोटेशनल मोशन में पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी। तो 75 इंटू 40 पाई, ये 40 पाई इतना वॉट्स। इसको हॉर्स पावर में कन्वर्ट करना है। 75 इंटू 40 पाई डिवाइडेड बाय 746, इतनी हॉर्स पावर कैलकुलेट होके आ जाएगी। लॉजिक समझ में आ गया? Yes, sir. बाकी बच्चों को क्लियर बेटा? आ जाते हैं नेक्स्ट पे, 13, 14, 15 पे। 13th, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, थीटा दिया हुआ है। अब इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस आ गए। 2t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 3, ये थीटा दिया है। एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डिफरेंशिएट कर दो 4t प्लस 5, और आपको किसी टाइम पे बोला है नहीं, तो यही आंसर हो गया, इतना रेडियंस पर सेकेंड। 14th पे आते हैं। 14th कह रहा है व्हील ऑफ 0.6 मीटर इन रेडियस इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड। एंगुलर स्पीड निकालना है। ओमेगा क्या होता है, v बाय आर। v कितना दिया है, 10 मीटर्स पर सेकेंड। रेडियस दिया है 0.6, तो आंसर आ गया 100/6 यानी 50/3 रेडियंस पर सेकेंड। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन 14th भी। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट पे 15th पे। A flywheel rotating at 400 RPM slows down at a constant rate of 2 radians per second square. ओमेगा दिया हुआ है 400 RPM, रेवोल्यूशन पर मिनट। 400 इंटू 2 पाई बाई 60, 0 से 0, 2 से ये कटा,
40 पाई बाई 3 रेडियंस पर सेकेंड। ये इनिशियल ओमेगा है, रोटेट्स एट, और उसने बोला टाइम टू स्टॉप, तो फाइनल ओमेगा कितना हो गया 0। अल्फा दिया है -2 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है। आपको क्या निकालना है, कितने टाइम में वो रुकेगा। तो इक्वेशन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, तो ओमेगा है 40 पाई बाई 3, ओमेगा नॉट 0, अल्फा की वैल्यू -2, टाइम टी आ गया 20 पाई बाई 3 सेकेंड्स। कैलकुलेट हो जाएगा बेटा पॉइंट्स में। ऑनलाइन सबको क्लियर? Yes, sir. सब बच्चों को क्लियर बेटा? आ जाते हैं नेक्स्ट पे, 16, 17। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं एंड के ये। 16, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट टॉर्क अ व्हील इज टर्न्ड फ्रॉम रेस्ट, फ्रॉम रेस्ट मतलब ओमेगा नॉट हो गया 0, थ्रू 400 रेडियंस इन सेकेंड 10 सेकेंड। तो थीटा दे दिया 400 रेडियंस, कितने टाइम में? 10 सेकेंड्स में। आपको क्या निकालना है, एंगुलर एक्सेलरेशन। थीटा कितना होता है, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। सो 400 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ अल्फा 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर कट जाएगा प्लस हाफ अल्फा, ये कितना आया 10 स्क्वायर कट के, अल्फा आ गया 8 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। पहला पार्ट क्लियर। सेकेंड पार्ट, इफ सेम टॉर्क कंटिन्यूज टू एक्ट, व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील आफ्टर 20 सेकेंड्स फ्रॉम स्टार्ट। आपको ओमेगा निकालना है, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओमेगा नॉट कितना है 0, अल्फा की वैल्यू 8, टाइम कितना 20 सेकेंड्स बोला था ना, 20 सेकेंड्स। आंसर कितना आया 160 रेडियंस पर सेकेंड। क्लियर बेटा? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। आ जाते हैं 17th पे। A wheel is rotating at 900 rpm about its axis. Power is cut off. Then the wheel comes to rest in 1 minute. Angular acceleration. Omega naught दिया है 900 rpm. Revolution per minute. तो 900 into 2 pi by 60. 0 से 0, 2 से ये 3, ये आ गया 30 पाई रेडियंस पर सेकेंड। ओमेगा कितना दिया हुआ है, पावर इज कट ऑफ, तो फाइनल ओमेगा कितना हो गया 0, टाइम कितना 60 सेकेंड्स। अल्फा निकालना है, क्या रिलेशन लगेगा, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। सो ओमेगा 30 पाई इज इक्वल टू 0 प्लस अल्फा इंटू टाइम 60। सो अल्फा कितना हो गया पाई बाई 2 रेडियंस पर सेकेंड। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, मैंने वैल्यूज उल्टी डाल दी, ओमेगा की जगह ओमेगा नॉट डाल दिया। ओमेगा इज 0, ओमेगा नॉट इज 30 पाई प्लस अल्फा इंटू 60। सो अल्फा हुआ माइनस पाई बाई 2 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। पाई होता है 3.14, तो ये 1.57 आ जाएगा। सबको क्लियर बेटा 17 तक? Yes, sir. ऑनलाइन किसी को भी 17 तक कोई दोबारा पूछना है तो बोलिए। नेक्स्ट 18th कह रहा है अ फ्लाईव्हील रोटेट्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस एंड स्लोज डाउन फ्रॉम 300 आरपीएम टू 100 आरपीएम। ओमेगा नॉट दिया है 300 आरपीएम, सो 300 इंटू 2 पाई बाई 60, ये आ गया 10 पाई रेडियंस पर सेकेंड। ओमेगा दिया हुआ है 100 आरपीएम, 100 इंटू 2 पाई बाई 60, ये आ गया 10 पाई बाई 3 रेडियंस पर सेकेंड इन 2 मिनट्स। टाइम दे दिया 120 सेकेंड्स। आपको बोल रहा है व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओमेगा इज 10 पाई बाई 3, ओमेगा नॉट इज 10 पाई, अल्फा टाइम है 120। इसको इधर ले जाओ,
ये आ गया -20 पाई बाई 3 इज 120 अल्फा, तो अल्फा हुआ -पाई बाई 18 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। पहला पार्ट क्लियर। सेकेंड पार्ट पे आओ, हाउ मेनी रेवोल्यूशंस, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालने हैं। अब इसको कैसे प्रोसीड करते हैं, सबसे पहले थीटा निकाल लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा। ओमेगा स्क्वायर इज 10 पाई बाई 3, एक मिनट टाइम दिया हुआ है ना, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर भी लगा सकते हो, आपकी चॉइस है, क्योंकि अल्फा आप निकाल चुके हो। अल्फा से कैलकुलेशन लंबी हो रही है थोड़ी सी इसमें, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी हाफ अल्फा टी स्क्वायर लगाओ। ओमेगा नॉट कितना दिया है 10 पाई, टी की वैल्यू 120, अल्फा की वैल्यू -पाई बाई 18, टी स्क्वायर मतलब 120 का स्क्वायर। कैलकुलेट करो, 120 और 10 1200 पाई कॉमन ले लो, ये बचेगा 120 1 माइनस 12 बाय 36, 1200 कॉमन लेता हूं तो 12 3 36, सो 1200 पाई इंटू 2 बाई 3, 800 पाई। ये हुआ थीटा, ये नंबर ऑफ रोटेशंस नहीं है। नंबर ऑफ रोटेशंस निकालने के लिए आप क्या करोगे, नंबर ऑफ रोटेशंस के लिए यूज करोगे थीटा बाय 2 पाई, तो आंसर आया 800 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई, दैट इज 400। ये क्यों किया मैंने, ध्यान से सुनो, एक रोटेशन में 2 पाई रेडियन कवर होता है, तो 800 पाई कितनी रोटेशंस में कवर होगा वो निकालना है ना। 2 पाई रेडियंस एक रोटेशन में कवर होता है, तो कितनी रोटेशंस में 800 पाई कवर होगा, तो टोटल एंगल डिवाइडेड बाय 2 पाई, आपके पास आ गया नंबर ऑफ रोटेशंस। क्लियर है बेटा ये सबको, इसको चाहे एज अ फॉर्मूला ध्यान रखो। नंबर ऑफ रोटेशंस अगर निकालनी हो तो कैसे निकालोगे, थीटा निकालोगे, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया, डिवाइडेड बाय एक कंप्लीट रोटेशन में 2 पाई का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, डिवाइड करो, नंबर ऑफ रोटेशंस आ जाएंगी। क्लियर है सबको ये वाला पार्ट बेटा, सबको क्लियर है बेटा। 19th पे आते हैं। Particle starting from rest according to the formula, this velocity and angular acceleration at the end of 5 seconds, theta दिया हुआ है 3t cube by 20 minus t square by 3, ओमेगा होता है d theta by dt, डिफरेंशिएट करो 9t square by 20 minus 2t by 3, और अल्फा होता है d ओमेगा by dt, डिफरेंशिएट करो ओमेगा को 9t by 10 minus 2 by 3। आपको कब निकालना है, 5 सेकेंड्स पे, तो ओमेगा जब टाइम की वैल्यू 5 सेकेंड्स है, आंसर आ गया 9 by 20 into 5 into 5 minus 2 by 3 into 5, 5 4 is 20, कितना आया ये 45 by 4 minus 10 by 3, एलसीएम लोगे 12, 135 minus 40, ये आ गया 95 by 12 रेडियंस पर सेकेंड। दूसरा अल्फा निकालना है t इक्वल टू 5 सेकेंड्स पे, सो ये आ गया 9 by 10 into 5 minus 2 by 3, ये 2 6 एलसीएम 27 minus 4, आंसर आ गया 23 by 6 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है बेटा दोनों। 18th और 19th में किसी ने कुछ दोबारा पूछना है तो प्लीज बोलिए। 18th एंड 19th में किसी को डाउट है तो प्लीज बोलिए। चलिए आगे चलते हैं। 20th क्या कह रहा है, अ ग्राइंडस्टोन हैज अ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 4 रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर। अल्फा दिया है 4 रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ओमेगा नॉट हो गया 0। कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द ग्राइंडस्टोन 2.5 सेकंड्स लेटर। ओमेगा निकालना है, टाइम कितना दिया है 2.5 सेकंड्स।
इक्वेशन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओमेगा नॉट 0, अल्फा 4, टी 2.5, आंसर आ गया 10 रेडियंस पर सेकेंड। ठीक है जी, आ जाते हैं 21 पे। The radius of the wheel of car is 0.4 meter. Radius of wheel of car is 0.4 meter. ये wheel of car है, इसका radius दिया हुआ है 0.4 meter. The car is accelerated from rest, omega naught दिया है 0, by an angular acceleration 1.5 radians per second square. Omega naught 0, alpha की value 1.5 radians per second square. For 20 seconds, 20 सेकेंड तक आप इसको एक्सेलरेट करते हो। हाउ मच डिस्टेंस द व्हील कवर्स इन टाइम इंटरवल एंड व्हाट इज द लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी निकालना है और वो निकालना है। ठीक है, सबसे पहले डिस्टेंस निकालते हैं। पहले वो निकालो, थीटा कितना कवर होगा। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा नॉट 0, हाफ अल्फा की वैल्यू 3/2, टी स्क्वायर हो गया 20 का स्क्वायर, ये आ गया 300 रेडियंस। यहां तक बात समझ में आई बेटा? 300 रेडियंस, यहां तक सबको क्लियर है? डिस्टेंस आपको निकालना है। अब आप मुझे बताओ, एक पूरा गोल चक्कर घूमने में कितना डिस्टेंस कवर करते हैं? 2 पाई आर होता है कि नहीं? एक रेवोल्यूशन में 2 पाई आर होता है। तो पहले नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालो। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस हुए थीटा बाय 2 पाई, मतलब 300 बाय 2 पाई। सो डिस्टेंस कितना हुआ? डिस्टेंस हुआ नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इनटू 2 पाई आर। एक रेवोल्यूशन में 2 पाई आर डिस्टेंस होता है, तो n रेवोल्यूशंस में कितना होगा? मल्टीप्लाई कर दोगे। सो 300 बाय 2 पाई इंटू 2 पाई आर। 2 पाई कट गया। 300 इंटू रेडियस, रेडियस कितना है? 0.4, 4 तिया 12, 120 मीटर डिस्टेंस हो गया। क्लियर पहला पार्ट। दूसरे में बोल रहा है व्हाट विल बी दिस, हाउ मच डिस्टेंस द व्हील कवर्ड, और रेडियस दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, एंगुलर एक्सेलरेशन दिया है, व्हाट विल बी इट्स लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी बोला नहीं है, निकाल देते हैं। ओमेगा कैसे निकालेंगे? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा नॉट 0, अल्फा की वैल्यू 1.5, टी है 20, ये आ गया 30 रेडियंस पर सेकेंड। और आपको v निकालना है, v होता है r ओमेगा, सो 0.4 इंटू 30, आंसर आ गया 12 मीटर्स पर सेकेंड। क्या ये क्लियर है सबको? सबको समझ में आ गया 21st? आ जाते हैं 22nd पे। 22nd, a wheel of car is completing 1200 rotations per minute। तो ओमेगा दे दिया 1200 इंटू 2 पाई बाई 60, ये आ गया 40 पाई रेडियंस पर सेकेंड। On pressing the accelerator, the wheel makes 4500। ये ओमेगा नॉट है। ओमेगा कितना हो गया? 4500 इंटू 2 पाई बाई 60, ये आ गया 150 पाई रेडियंस पर सेकेंड। आफ्टर 10 सेकेंड्स, टाइम दिया है 10 सेकेंड्स। कैलकुलेट द एंगुलर एक्सेलरेशन। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अल्फा हुआ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाई टी। ओमेगा में से ओमेगा नॉट कम करो, कितना हुआ? 110 पाई बाई टाइम कितना है? 10 सेकेंड्स, आंसर आ गया 11 पाई रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर बेटा सबको? सबको क्लियर? एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना था एंड द नंबर ऑफ रोटेशंस इन 10 सेकेंड्स। नंबर ऑफ रोटेशंस के लिए आपको थीटा चाहिए होगा। सो थीटा के लिए क्या करते हो? थीटा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा, ये होगा थीटा। ओमेगा स्क्वायर कितना हुआ? 150 पाई स्क्वायर
माइनस 40 पाई का स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा, अल्फा मतलब 11 पाई, ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ, ए माइनस बी करूंगा तो 110 पाई, ए प्लस बी करूंगा तो 190 पाई डिवाइडेड बाय 2 इंटू 11 पाई, 11 पाई से 11 पाई काटो 10 बचा यहाँ पे, ये आया 2 से 10 काटो 5, 19 5 ज़ा 95, 95 950 पाई रेडियंस। तो नंबर ऑफ रोटेशंस कितने हुए? नंबर ऑफ रोटेशंस होता है थीटा बाय 2 पाई, 950 पाई बाय 2 पाई, आंसर आ गया 475। क्या आंसर है? 475। क्लियर बेटा सबको? मेथड समझ में आ गया? आ जाते हैं 23rd पे। 23rd, इफ अ डिस्क 90 सेंटीमीटर इन डायमीटर, एक आपको डिस्क दी है जिसका डायमीटर 90 सेंटीमीटर है, एक डिस्क दी है 90 सेंटीमीटर डायमीटर है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद एंगुलर एक्सेलरेशन। एक डिस्क है, इसका डायमीटर मतलब रेडियस हो गया 45 सेंटीमीटर, अल्फा आपको दिया है 4.4 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया 0.45 मीटर्स। What is the angular speed at the end of 10 seconds? T आपको 10 seconds दिया है, starting from rest है, ओमेगा नॉट है 0, ओमेगा निकालना है, वो हो गया ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, तो 0 प्लस 4.4 इंटू 10, आंसर आ गया 44 रेडियंस पर सेकेंड। पहले पार्ट का आंसर। What is the linear speed at the point on the circumference? V is equal to r ओमेगा, तो 44 इंटू 0.45, आंसर आ जाएगा आपके पास 19.8 मीटर्स पर सेकेंड। क्लियर बेटा 23rd सबको? आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 24th। कांस्टेंट टॉर्क इज एक्टिंग ऑन द व्हील इफ स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो ओमेगा नॉट दे दिया 0, व्हील मेक्स n रोटेशंस इन t सेकेंड्स, तो थीटा दे दिया 2 पाई n, एक रोटेशन में 2 पाई रेडियन करता है, तो n रोटेशंस में कितना करेगा? 2 पाई n, कितनी देर में? t सेकेंड्स में। आपको अल्फा निकालना है, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर, थीटा कितना दिया है? 2 पाई n इज इक्वल टू ओमेगा नॉट 0 हाफ अल्फा t स्क्वायर, तो अल्फा कितना हुआ? 4 पाई n बाई t स्क्वायर रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर सबको बेटा? यही प्रूव करना था यहाँ पे। समझ में आए? तो आपको घर पे क्या करना है? रिपीट करने हैं सारे क्वेश्चन, जो जो आपके डाउट्स थे। कोई दिक्कत हो तो क्लास में पूछिए। थैंक यू वेरी मच।